अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघड़ का एक किताब है दोस्तों। और आज इस किताब से हम गौतम बुद्ध अपने समय के महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और अर्थशास्त्री हुए हैं। मात्र इंडिया के ही नहीं, विश्व के महान अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के कथनानुसार गौतम बुद्ध को विश्व का सबसे पहला कल्याणकारी अर्थशास्त्री, वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व उस समय हुआ था जबकि इंडिया के समाज पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक असमानता के काले बादल अंगार बरसा रहे थे। इंडिया में समाज, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, गैर कुदरती और अमानुषीय ढांचे में ढाला जा चुका था। आर्यन समाज में वर्ण व्यवस्था के अधीन सबसे ऊपर वाला श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण अन्य सभी नीचे के वर्णों पर जुल्म ढा रहा था। ब्राह्मणवाद राज्य शक्ति पर उचित और अनुचित ढंग से कब्जा जमाए बैठा था, जिसकी वजह से क्षत्रिय और ब्राह्मण में भी राज्य सत्ता, पॉलिटिकल पावर के लिए संघर्ष चलता रहता था। ब्राह्मणवाद अन्य तीनों वर्णों के अधिकारों को सीमित कर चुका था या कर रहा था, विशेषकर उस समय वर्ण व्यवस्था के अधीन ब्राह्मणवाद ने सबसे निम्न वर्ग शूद्रों के सभी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और शिक्षा के अधिकार समाप्त कर दिए थे। शूद्रों की जिंदगी बहुत ज्यादा दयनीय तथा पशुओं से भी बेहतर कष्टकारी बनाई हुई थी। शूद्रों पर आर्यन ब्राह्मणों का जुल्म हर सीमा और हर हद को पार कर चुका था। आर्यन ब्राह्मण बहुत ही चतुर और चालाक थे। उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए और अपने विदेश से लाए गए आज के हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए वेदों, ग्रंथों, स्मृतियों, शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों की रचना की और इंडिया के मूल निवासियों को इन अपनी धार्मिक पुस्तकों से दूर रखा। यह सब अनार्यन ब्राह्मणों की एक गहरी तथा सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था कि इंडिया के मूल निवासियों को शूद्र कहकर सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करके गांवों, कस्बों और शहरों से दूर उन्हें विवश करके जुल्म सहने के लिए अलग तथा दूर रखा गया। इस तरह की शर्मनाक उदाहरण न तो विश्व के इतिहास में और न ही विश्व के किसी और धर्म और समाज में पाया जाता है। ब्राह्मणवादी हिंदू समाज में जो अछूतों की, शूद्रों की परछाई से भी नफरत की जाती है, उस समय इंडिया के समाज की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और इंडिया समाज वर्ण एवं जातियों में बांटा जा चुका था। वेदों, पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों, स्मृतियों और अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों की ओर से शूद्रों पर अमानवीय पाबंदियां और फतवे लगाए गए थे। इस समय में इस तरह की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में कोई भी ब्राह्मणवाद के विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत
या हौसला नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्राह्मणवाद संपूर्ण समाज पर हावी हो चुका था। गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत पर क्रांतिकारी स्वभाव का बच्चा था। उसने अपने बचपन में ही खेतों में काम किया, तो उसे पता चला कि किस तरह खेत मजदूरों का शोषण एक्सप्लोटेशन होता है। गौतम गौतम बुद्ध खेतों में फसल बोने, फसल काटने और अपने हाथों से कार्य करने में तनिक भी संकोच या शर्म महसूस नहीं करता था। जब बालक गौतम बुद्ध खेतों में काम करता था, तब वह उस अन्याय को बर्दाश्त तथा सहन नहीं कर सकता था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। इस कारण बालक गौतम बुद्ध ने एक बार अपने एक साथी को यह शब्द कहे थे, क्या यह ठीक है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? यह किस तरह ठीक है कि मजदूर तो खेतों में काम करे, फसलें बोए, फसलें काटे और मालिक या जमींदार उन मजदूरों की मेहनत पर ऐशो आराम करे, एंजॉय करे। गौतम बुद्ध ने शिक्षा तथा शास्त्र विद्या ग्रहण की, और इस कारण जब गौतम बुद्ध 20 वर्ष का हुआ, तब राज्य के हर नौजवान की तरह वह भी देश की सेना, जिसका शाक्य संघ कहा जाता था, में एक अनुशासित सिपाही की तरह भर्ती हो गया। शाक्य संघ में हर एक नौजवान को 9 वर्ष रहना पड़ता था। गौतम बुद्ध भी एक सच्चे तथा अनुशासित सिपाही की तरह शाक्य संघ में अपने कर्तव्य का पालन तथा शास्त्र विद्या प्राप्त कर रहा था। परंतु अंतिम वर्ष में एक अजीब सी घटना घटी कि पड़ोसी राज्य पर पानी के झगड़े पर आक्रमण करना था। तब शाक्य संघ के सेनापति ने कहा कि पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म है, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, व्यापार करना वैश्यों का धर्म है और सेवा करना शूद्रों का धर्म है। तब गौतम बुद्ध ने शाक्य संघ के सेनापति का आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो गौतम बुद्ध को राज्य की ओर से देश निकालने की सजा दे दी गई। जब गौतम बुद्ध अपनी सजा काटने के लिए अपने राज्य अर्थात अपने देश से बाहर गया, तब उस समय उसकी आयु 29 वर्ष थी। यह गौतम बुद्ध का वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विरुद्ध प्रथम क्रांतिकारी और विरोध का कदम था। गौतम बुद्ध ने अपने छोटे बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माता पिता और अपने राज्य का सुख आराम त्याग दिया और एक मुजरिम एवं अपराधी की तरह सजा काटने के लिए अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया। गौतम बुद्ध ने जिंदगी की हकीकत को जाना तथा दुनिया देखी और हिंदू वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, स्मृतियों तथा अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किया। हिंदू साम्राज्यवाद, हिंदू धर्म, जातिवाद और हिंदू वर्ण व्यवस्था का बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के बाद ही गौतम बुद्ध ने आर्यंस, हिंदू वेद, शास्त्रों, स्मृतियों, ग्रंथों और सभी हिंदू धार्मिक पुस्तकों और हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध ने हिंदू वेद, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों तथा धार्मिक पुस्तकों की पवित्रता को भी मानने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध ने तो हिंदू वैदिक काल के ऋषि मुनियों तथा देवी देवताओं को मानने से भी इनकार करके उन्हें झूठा घोषित कर दिया था। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चारों वेद बेकार, बेकार हैं। यह चारों वेद रेगिस्तान की तरह रूखे और शुष्क हैं।
गौतम बुद्ध ने तो वैदिक काल के ऋषि मुनियों देवी देवताओं की फिलॉसफी तथा दर्शन को भी बेकार और अनलेस घोषित कर दिया है। और उन्होंने गौतम बुद्ध तो उपनिषदों के सिद्धांतों को भी मानने से इनकार कर दिया था। गौतम बुद्ध ने तो आत्मा तथा परमात्मा सोल एंड गॉड को या आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर दिया था। गौतम बुद्ध कहता है कि किसी भी भगवान को नहीं देखा, लोग तो केवल भगवान की ही बात करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह संसार भगवान ने बनाया है। गौतम बुद्ध आगे कहता है कि यह संसार बनाया नहीं गया, बल्कि यह संसार एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व का सिद्धांत सच्चाई पर आधारित नहीं है। गौतम बुद्ध ने तो यहाँ तक भी कहा है कि भगवान में विश्वास रखना कोई लाभदायक नहीं है। गौतम बुद्ध कहता है कि किसी ने भी ब्रह्मा को देखा नहीं है और ब्रह्मा के बारे में कोई भी पर्टिकुलर ज्ञान नहीं है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने मोक्ष, सॉल्यूशन, पाप पुण्य, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का सिद्धांत, अवतारवाद का सिद्धांत, स्वर्ग नरक का सिद्धांत और बलि देकर मोक्ष प्राप्त करने का सिद्धांत आदि सभी को आडंबर का नाम देकर ठुकरा दिया है। और यहाँ तक कि हिंदू वैदिक धर्म को जड़ से ही गलत, रॉन्ग या झूठा घोषित कर दिया है। गौतम बुद्ध ने हिंदू फिलॉसफी, हिंदू साम्राज्यवाद, हिंदुओं की आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक शिक्षा की और नैतिक नीति को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। गौतम बुद्ध ने आर्यंस की हिंदू साम्राज्यवाद को ठुकराने के बाद फिर अपनी एक फिलॉसफी विश्व को ही दी है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समानता के साथ साथ एक इंसान का दूसरे इंसान द्वारा कभी भी शोषण नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने इस तरह के समाज की राज्य की कल्पना की जो संपूर्ण मानव जाति के लिए समानता के अवसर और साधन प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के समाज में निजी जायदाद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था और कहा गया कि जायदाद, प्रॉपर्टी दोनों चल अचल जायदाद दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध के समाज में तथा राज्य में किसी की निजी जायदाद हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के समाज में इंसान की पहचान जाति, धर्म, वर्ण के स्थान पर न होकर इंसान द्वारा अपनी बनाई गई अपनी अलग पहचान से होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने सामाजिक प्राणी को भिक्षु का नाम दिया, इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं भिक्षु बनाया जाता है, पर ब्राह्मणवादी समाज में ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण पैदा होता है। गौतम बुद्ध का कहना है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म लेने से पहले ही या जन्म लेते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाते हैं तथा पैदा हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत और अन्यायपूर्ण है। गौतम बुद्ध कहता है कि किसी भी भिक्षुक की कोई जायदाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए ही भिक्षुक नैतिक स्तर पर
और मानसिक स्तर पर स्वतंत्र होता है। गौतम बुद्ध के समाज में सभी को समानता के अधिकार प्राप्त है। गौतम बुद्ध के समाज में जातिवाद के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर तथा छूत छात के नाम पर किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही अन्याय हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने समाज तथा राज्य का नाम संघ रखा है, जिसको हम समाजवादी समाज की संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय साम्यवाद, कम्युनिज्म और समाजवाद शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी और गौतम बुद्ध की ओर से दिया गया साम्यवाद, कम्युनिज्म या समाजवाद एक छोटा सा राज्य या समाज था। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि गौतम बुद्ध ने इंडिया के मूल निवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को ही एक योजनाबद्ध ढंग से बनाकर एक नए सिद्धांत की रचना की है। यह सारे विश्व के लिए एक अटूट सच्चाई है। साम्यवाद के सिद्धांत की रचना करने वाला विश्व के सर्वप्रथम इंसान गौतम बुद्ध हुए हैं और गौतम बुद्ध ने विश्व को नास्तिकता का सिद्धांत भी प्रदान किया है। एक नास्तिक और साम्यवादी या समाजवादी इंसान बुद्ध को भगवान कह देना और विष्णु का जन्मा अवतार मान लेना ब्राह्मणवाद की और हिंदू धर्म की एक बहुत ही गहरी साजिश और चाल का हिस्सा है। गौतम बुद्ध का सिद्धांत आम इंसान की जिंदगी का मान्य अंग एवं अविभाज्य अंग बन चुका था, जो कि हिंदू साम्राज्यवाद तथा ब्राह्मणवाद के लिए बहुत ही बड़ा खतरा नजर आने लगा था। राजा रावण और राजा राम की लड़ाई भी एक बुद्ध विचारधारा और हिंदू साम्राज्यवाद ब्राह्मणवादी विचारधारा की लड़ाई मानी जाती गई है। दूसरे शब्दों में विदेशी आर्यंस की और इंडियन के मूल निवासी द्रविड़ कौम का युद्ध कहा जाता है। राजा रावण एक बहुत ही उच्च कोटि का दार्शनिक, विद्वान, सियासतदान, बुद्धिजीवी और फिलॉसफर नेता था। राजा रावण की तुलना यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के साथ भी होती रही है। राजा रावण पूरी तरह से बुद्ध सिद्धांत का अनुयायी बन चुका था। राजा रावण का राज्य पूरी तरह बुद्ध विचारधारा तथा समाजवादी व्यवस्था का समाज और राज्य था। राजा रावण के राज्य में हर इंसान को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता पर अधिकार प्राप्त था। राजा रावण ने भी आर्यंस समानता का अधिकार प्राप्त था। राजा रावण ने भी आर्यंस ब्राह्मणों के वेदों, ग्रंथों, स्मृतियों, शास्त्रों तथा अन्य सभी धार्मिक पुस्तकों का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात ही इनके वेदों, ग्रंथों, स्मृतियों और शास्त्रों तथा अन्य सभी हिंदू धार्मिक पुस्तकों की पवित्रता को स्वीकार करने तथा मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि राजा रावण ने तो भगवान को और हिंदू देवी देवता, अवतारों, ऋषि मुनि, पुनर्जन्म तथा आत्मा को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। राजा रावण स्वयं आप और राजा रावण का राज्य या देश गौतम बुद्ध के चलाए सिद्धांत अनुसार ही चला रहा था। दूसरे शब्दों में राजा रावण और राजा रावण का राज्य या देश पूरी तरह समाजवादी, आर्थिक और सामाजिक ढांचों
ढांचा अपना चुका था, जो कि राजा राम को और राजा राम के पुरोहितों तथा ब्राह्मणों को रास नहीं आ रहा था। अगर राजा रावण का भाई विभीषण राजा रावण के साथ, देश के साथ और कौम के साथ गद्दारी न करता, तो राजा राम का इंडिया के में नामो निशान नहीं रहना था। दूसरी तरफ राजा रामचंद्र का राज्य पूरी तरह ब्राह्मणवादी, राजतंत्र, साम्राज्यवादी और तानाशाही राज्य था। राजा राम की तरफ से शंभू ऋषि का वध करना, शूद्रों पर जुल्म की हर हद, हर सीमा पार कर जाना, यही एक उदाहरण काफी है। ये आर्यंस ब्राह्मणवादी लोग बुद्ध मत के मानने वाले को नास्तिक कहकर पुकारते थे और नफरत करते थे। कहा जाता है कि यहीं से ही छुआछूत की उत्पत्ति हुई है। जब तक जातिवाद और वर्ण व्यवस्था आर्यंस लोगों में पहले से ही विद्यमान थी। यूनान के महान दार्शनिक फिलोसोफर प्लेटो ने सारे एशिया महाद्वीप का भ्रमण किया था। प्लेटो इंडिया में भी आया था तथा 386 ईस्वी पूर्व बीसी में वह वापस यूनान लौट गया था। प्लेटो ने उस समय इंडिया में चल रहे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ही गहराई से के साथ अध्ययन किया था। प्लेटो जिस समय इंडिया में आया था, उस समय बुद्ध दर्शन या बुद्ध फिलॉसफी, बुद्ध विचारधारा, जिसको कि हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता का सिद्धांत कहते हैं, पूरे जोरों के साथ उभर रहा था। बुद्ध सिद्धांत आज का साम्यवाद लोगों के जीवन की एक विचारधारा और जीवन शैली बन चुका था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बुद्ध की फिलॉसफी से प्लेटो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ होगा, जबकि प्लेटो यूनान के गुलाम समाज के सबसे संपन्न राजघराने की सबसे उच्चतम जमात में जन्मा था, पालन पोषण हुआ था। प्लेटो की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा दिल और दिमाग की ओर से समाजवादी और प्रगतिवादी की कट्टर विरोधी थी, क्योंकि उस समय यूनान के छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इस कारण यूनानी फिलॉसफर प्लेटो साम्यवाद फिलॉसफी से बिल्कुल अनजान होगा। यूनान वापिस जाकर प्लेटो ने अपनी एक महान कृति रिपब्लिक यूनान वासियों की ओर से संपूर्ण विश्व को प्रदान की, जो कि आज भी विश्व की महान पुस्तकों में से एक महान कृति मानी जाती है। यह माना जाता है कि इंडिया से प्लेटो बुद्ध विचारधारा, साम्यवाद तथा आर्यंस हिंदू ब्राह्मणवादी विचारधारा भी और सामाजिक व्यवस्था अपने साथ लेकर वापिस यूनान गया होगा, जिसका वर्णन प्लेटो ने अपनी महान कृति द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से किया है, जिसका शीर्षक है पत्नी का कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और जायदाद का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका आज भी विश्व में आधा साम्यवाद, हाफ कम्युनिज्म के तौर पर सामाजिक और आर्थिक दर्शन में प्रस्तुत किया जाता है। लगता है कि प्लेटो गुलाम समाज
सॉल्व सोसाइटी और अमीर शाही खानदान राजघरानों के साथ संबंध रखने के परिणाम स्वरूप ही प्लेटो बुद्ध फिलॉसफी साम्यवाद कम्युनिज्म को सिर्फ राजघराने तक ही सीमित रखना चाहता होगा, न कि प्लेटो संपूर्ण समाज के लिए साम्यवाद देना चाहता था। इस तरह प्लेटो ने अपने राजनीतिक दर्शन में एक राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा प्रोस्पर किंग का ही वर्णन किया है और लिखा है कि दार्शनिक राजा प्रोस्पर किंग की कोई भी निजी संपत्ति और निजी परिवार नहीं होना चाहिए। प्लेटो कहता है कि राज्य का कल्याणकारी कार्य वही राजा कर सकता है जिसकी अपनी किसी प्रकार की कोई भी चल अचल संपत्ति न हो और न ही उसका कोई अपना परिवार हो। ये भी माना जा सकता है कि प्लेटो ने यह सिद्धांत बुद्ध विचारधारा बुद्धिज्म से ही लिया है कि संपत्ति प्रॉपर्टी इंसान को कुकर्म शोषण एक्सप्लोलेशन और भ्रष्टाचार करप्शन करने के लिए मजबूर करती है। प्लेटो ने यह सिद्धांत भी बुद्ध विचारधारा से लिया होगा कि निजी संपत्ति का अधिकार प्रत्येक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बुराई की जनक होती है। प्रोस्पर किंग और राजघराने की निजी संपत्ति समाप्त करने के लिए अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में ज़्यादा जोर दिया है, परंतु प्लेटो यह साम्यवाद तथा सिद्धांत सिर्फ राजघराने के लिए ही आवश्यक मानता है, न कि संपूर्ण समाज के लिए वर्ग के लिए भी। जब प्लेटो इंडिया में आया था उस समय इंडिया के समाज में बुद्ध फलसफा अपनी पूर्ण यौवना के साथ उभर रहा था, जबकि उस समय लोगों में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंडिविजुअल फ्रीडम भी संपूर्ण रूप से विद्यमान हो रही थी। परंतु प्लेटो बुद्ध साम्यवाद बुद्धिज्म कम्युनिज्म से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हुए भी संपूर्ण समाज के सभी वर्गों को साम्यवाद क्यों नहीं दे सका। इसका मुख्य कारण हो सकता है या यह है कि प्लेटो उस बुद्ध विचारधारा को उच्च स्तर पर ही प्रस्तुत करके देखना चाहता हो, जबकि प्लेटो ने पत्नी तथा कम्युनिज्म ऑफ वाइफ या जायदाद कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की प्रस्तुत किया है, परंतु वह कभी भी साम्यवादी विचारधारा को अपना नहीं सका। प्लेटो ने पत्नी को कम्युनिज्म को, जो कि व्यवहारिक नहीं है, स्वयं ही नामंजूर कर दिया था। प्लेटो ने जिस तरह समाज सोसाइटी का 3 श्रेणियों राज करने वाले रूरल सहायक एक्सक्लूलेशन तथा किसान प्रेसिडेंट्स में बांट रखा है, यह हिंदू धर्म में निहित वर्ण आश्रम का ही एक दूसरा रूप है, जिसको कभी भी कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो पूर्ण रूप से गुलाम समाज सॉल्व सोसाइटी का ही हितकारी तथा समर्थक रहा है। प्लेटो को संपूर्ण रूप से साम्यवादी विचारधारा का समर्थक मान लेना एक बहुत ही भारी भूल हो सकती है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगे, कुछ आपको जानकारी नॉलेज मिले तो भाई लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।